हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, चलो आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट बट वर्कर्स स्टिल वल्नरेबल पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं और इसे आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 4 नए लेबर कोड्स का कार्यान्वयन। सरकार ने द कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सुरक्षा कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड को लागू करने का ढांचा पूरा कर लिया है, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने इन्हें मजदूरों के हितों के लिए नुकसानदेह और पीछे ले जाने वाला बताया है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) में अनिश्चितता। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में तय समय के रोजगार (FTE) का प्रावधान है, लेकिन इसमें अनुबंध की अवधि या रिन्यूअल की संख्या की कोई सीमा तय नहीं की गई है, जिससे नियमित पदों के भी हमेशा के लिए अस्थायी बनने का खतरा है। वेतन निर्धारण और लैंगिक भेदभाव। कोड ऑन वेजेस में फ्लो वेज की परिभाषा अस्पष्ट है और न्यूनतम वेतन तय करने के सिद्धांतों में वयस्क महिला को पुरुष 1.0 के मुकाबले कम वेटेज 0.8 दिया गया है, जो जेंडर के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है। प्रति घंटे वेतन की गणना। नियमों में प्रति घंटे का वेतन निकालने के लिए दैनिक वेतन को 8 से भाग देने का तरीका अपनाया गया है, जिसे जानकारों ने गलत माना है क्योंकि यह घरेलू और गिग वर्करों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गिग वर्करों की असुरक्षा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड माना गया है, जिससे उन्हें औपचारिक कर्मचारी जैसे लाभ नहीं मिल पाएंगे। साथ ही उनकी ग्रेच्युटी सुरक्षा को लेकर भी नियमों में स्पष्टता की कमी है। ट्रेड यूनियनों की कमजोर स्थिति। किसी यूनियन को मान्यता मिलने के लिए कम से कम 30% सदस्य होने की शर्त रखी गई है, जिससे छोटी या नई यूनियनों के लिए मजदूरों का प्रतिनिधित्व करना और मोल भाव करना कठिन हो जाएगा। ठेका मजदूरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का दुरुपयोग। नियमों में मुख्य कोर और गैर मुख्य नॉन कोर कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है, जिससे मुख्य कार्यों में भी ठेका मजदूरों को लगाने और श्रम बाजार में अनौपचारिकता बढ़ने की संभावना है। कल्याणकारी सुविधाओं का अभाव। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के नियमों में बागान मजदूरों जैसे विशिष्ट वर्गों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधा जैसे अहम सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया है। मई में 4 लेबर कोड के नियमों के नोटिफिकेशन के साथ इन कोड को लागू करने का ढांचा अब पूरा हो गया है। ट्रेड यूनियनों और जानकारों ने नए लेबर कोड के कई प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उनका तर्क है कि ये पीछे ले जाने वाले और मजदूरों के हितों के लिए नुकसानदेह हैं। 2019-20 में बने इन कोड को लागू करने में भी लगभग 6 साल लग गए। ये कोड हैं द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अहम कमियां। नियम असल में किसी एक्ट या कोड को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मानक कार्य प्रक्रिया तय करते हैं। हालांकि वे मूल कानून के प्रावधानों का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वे तब अहम हो जाते हैं जब कानून व्यापक या खुला स्पष्ट न हो। 4 लेबर कोड के कई प्रावधानों के लगातार विरोध को देखते हुए उम्मीद थी कि नियम कुछ विवादित पहलुओं को कम करने में मदद करेंगे। हालांकि वे उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 ने औपचारिक रूप से भारत के लेबर लॉ ढांचे में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) का कॉन्सेप्ट पेश किया। हालांकि इस तरह की रोजगार व्यवस्था का इस्तेमाल दशकों से बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि कोड में कम से कम कार्यकाल या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की संख्या की कोई सीमा तय नहीं की गई है। नियम इन कमियों को दूर करके मजदूरों पर संभावित बुरे असर को कम कर सकते थे।
कम से कम कार्यकाल 1 साल तय करने से बहुत कम समय के कार्यकाल को रोका जा सकता था, जो कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह होते हैं। साथ ही रिन्यूअल की संख्या पर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती थीं। नहीं तो इस बात की संभावना है कि नियमित पद भी अनलिमिटेड रिन्यूअल के साथ एफटीई बन जाएं। दुर्भाग्य से नियम इन अहम मुद्दों पर चुप हैं। कोड ऑन वेजेस, सेंट्रल नियम फ्लो वेज की केवल अस्पष्ट परिभाषा देते हैं और इसे मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन से स्पष्ट रूप से अलग नहीं करते हैं। हालांकि नियमों में राज्य सरकारों से सलाह मशविरा करने की बात कही गई है, लेकिन ऐसी बातचीत के लिए कोई विस्तृत ढांचा नहीं बताया गया है। इससे ये चिंता पैदा होती है कि यह प्रक्रिया शायद सिर्फ दिखावे की बनकर रह जाएगी। नियमों में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए स्पष्ट सिद्धांत भी नहीं बताए गए हैं। नतीजतन 4 सदस्यों वाले परिवार को 3 खपत इकाइयों कंजम्पशन यूनिट्स के बराबर मानने का चलन जारी रहने की संभावना है। असल में इससे जेंडर के आधार पर भेदभाव बना रहता है, क्योंकि एक वयस्क महिला को 0.8 का वेटेज दिया जाता है, जबकि वयस्क पुरुष को 1.0 का। नियमों में ये भी कहा गया है कि प्रति घंटे का वेतन दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर निकाला जाएगा। सैद्धांतिक रूप से ये तरीका गलत है। प्रति घंटे का वेतन सिर्फ दैनिक वेतन का आनुपातिक हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मजदूरों को दिन के बाकी घंटों में काम न मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति घंटे का न्यूनतम वेतन अक्सर दैनिक वेतन दरों से अलग तय किया जाता है। भारत में यह मुद्दा खास तौर पर अहम है, क्योंकि यहाँ घरेलू कामगारों की बड़ी संख्या है और भविष्य में गिग और प्लेटफॉर्म आधारित काम के बढ़ने की संभावना है। गिग वर्कर अभी भी असुरक्षित हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड, सेंट्रल नियमों में गिग इकोनॉमी में रोजगार के रिश्ते को स्पष्ट करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम खुद करने वाले माना जाता है और वे असंगठित वर्कफोर्स का हिस्सा बने हुए हैं। नियम कोड के तहत जरूरी ग्रेच्युटी इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा इंश्योरेंस वर्करों को एम्प्लॉयर द्वारा ग्रेच्युटी न दिए जाने से बचा सकता है। हालांकि नियम इस सुरक्षा उपाय को लागू करने के तरीके नहीं बताते हैं, जिससे वर्करों की सुरक्षा का एक अहम तरीका अस्पष्ट रह जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सेंट्रल नियमों में कहा गया है कि मान्यता पाने के लिए किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कम से कम 30% सदस्य होने चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मान्यता की गारंटी नहीं मिलती। बड़े संस्थानों में छोटी या नई बनी यूनियनों के लिए इस सीमा को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इससे वर्करों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता और कमज़ोर हो जाती है, जबकि ट्रेड यूनियनों की मोल भाव करने की ताकत दशकों से कम हो रही है। गौरतलब है कि 30% की यह सीमा खुद कोड में नहीं दी गई है। इन नियमों में फिक्स्ड टर्म, तय समय के लिए कर्मचारियों को काम पर रखने और उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के बारे में भी साफ जानकारी नहीं दी गई है, जिससे इसमें अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की काफ़ी गुंजाइश बनी रहती है। कामगारों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, सेंट्रल रूल्स में कोड के तहत आने वाले अलग अलग तरह के कामों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी प्रावधान तय किए गए हैं। हालांकि कुछ खास कामों से जुड़े कल्याणकारी उपाय, जैसे कि बागान में काम करने वालों के लिए आवास और चिकित्सा सुविधाएं, इसमें शामिल नहीं हैं।
इन नियमों में ये भी नहीं बताया गया है कि किन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठेके पर रखे गए मजदूर, को लगाया जा सकता है, और न ही ये मुख्य, कोर, और गैर मुख्य, नॉन कोर, कामों के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। ये कमी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य कामों में भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इस्तेमाल करके लेबर मार्केट में अनौपचारिकता बढ़ रही है। मुख्य गतिविधि क्या है? इस बारे में साफ जानकारी न होने से काफ़ी हद तक अस्पष्टता और गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बनी रहती है। मोटे तौर पर कहें तो कुछ ऐसे खुले प्रावधान जिन पर ट्रेड यूनियनों और जानकारों ने आपत्ति जताई थी, उन्हें नियम बनाते समय कुछ हद तक बदला या नरम किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि अब साफ है, ऐसा नहीं हुआ। यह एक और मौका हाथ से निकल जाने जैसा है और देश के मजदूर वर्ग के लिए चिंता की एक और वजह है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस डिस्कशन ऑक बाय